हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। और आज हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में हम इकोनॉमी का 16th लेक्चर करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल सेक्टर। और इसमें जो है हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे, पर्टिकुलरली 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिस पे अगर आप देखोगे पास्ट में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में। ओके, तो दीज आर IMF, देन वर्ल्ड बैंक, देन योर WTO। और ये दोनों जो है IMF एंड वर्ल्ड बैंक टुगेदर दे आर नोन एज ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों जो है 1994 में एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी एंड दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप देखोगे पास्ट में तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव केम फ्रॉम हियर। इनफैक्ट सी, क्वेश्चंस दोनों नेचर के आए हैं, स्टैटिक पोर्शन से भी आए हैं, करंट पोर्शन से भी आए। तो इसलिए हम इन बॉडीज को जो है कोशिश करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की, कि अगर स्टैटिक से आए तो भी हम क्वेश्चंस कर ले और डायनामिक से आए तो भी कर ले। एंड इनफैक्ट अगर आप बात करो कि व्हाट हैज बीन द नेचर ऑफ क्वेश्चंस, सो क्वेश्चंस हैव बीन फेयरली सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फैक्चुअल। यानी पढ़ा है तो आता है, नहीं पढ़ा तो नहीं आता, इस टाइप के क्वेश्चन है। इसलिए इसको जो है हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले करते हैं स्टार्ट IMF से। तो एज आई टोल्ड यू, इट इज़ अ ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन। 1994 में जो है देर वर 44 मेंबर कंट्रीज जो आई थी मिलके और IMF बनाया गया था। एंड अगेन सी, इट्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो मोर और लेस अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव्स देखोगे, राइट, पर्पस देखोगे, तो सबसे पहला यही है, हैव इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। क्योंकि इट वाज इवन रियलाइज्ड एट दैट टाइम कि एक कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट सिर्फ उस कंट्री तक लिमिटेड नहीं होता, इट गोज ऑन टू जो अदर कंट्रीज ऑल्सो। ठीक है, एंड इट ऑल्सो एम टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये याद रखना, कई बार कई लोग सोचते हैं बस WTO का ही ये काम है, बट IMF का भी काम है टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड विथ अ व्यू टू रियलाइज हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रियल इनकम। की ट्रेड बढ़ेगा तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और रियल इनकम बढ़ेगी। मतलब रियल इनकम मतलब जो इनकम में इंक्रीज है, दैट इज नॉट ड्यू टू इन्फ्लेशन बट ड्यू टू मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इट विल ऑल्सो प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड डिस्करेज कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसीज। ठीक है, तो सी, कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसीज इज नथिंग बट नोन एज करेंसी वॉर। और क्यों कंट्रीज कॉम्पिटिटिवली जो है अपनी करेंसीज डिवैल्यू करेंगी? टू मेक देयर एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव। ठीक है, अपने एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, सो दैट दे कैन कैप्चर ग्लोबल मार्केट्स। कंट्रीज कई बार जो है अपनी करेंसी को जो है डिवैल्यूड रखती है। इनफैक्ट चाइना इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, जिसने जो है अपनी जो है करेंसी को जो है डिवैल्यूड रखा है, राइट, जस्ट टू बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसके जो इम्पोर्ट्स है वो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत चीप है। एंड एज अ रिजल्ट इट हैज़ टुडे बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरर। जो है ग्लोबली वो जो भी गुड्स चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं वो हर जगह ग्लोबली सप्लाई होते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मतलब जो है एक्सचेंज रेट जो है स्टेबल रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज टू डेवलप मल्टीलेटरल इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, लेसर नोन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। सी अगेन, ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है यूपीएससी आपको एक आधा क्वेश्चन बना के दे दे इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी पर्पजेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF। एंड देन इट इफ इट गिव्स यू सी, देखिए, मॉनेटरी कोऑपरेशन देगा, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी देगा, ये सब आप समझ सकते हो। BOP को जो है करेक्ट करना, ये ठीक है, ये आपको पता है। बट ये वाला क्या आपको पता था? डिड यू नो दिस एंड डिड यू नो दिस वन? ठीक है, तो ये जो लेसर नोन वंस हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऑप्शन जो है अगर स्टेटमेंट्स में आपको दिया क्वेश्चन में, तो यू शुड बी एबल टू नो दैट दीज आर ऑल्सो दी फंक्शंस और पर्पज ऑफ दी IMF। ठीक है, टू एलिमिनेट एक्सचेंज कंट्रोल्स ओवर करेंट ट्रांजेक्शन्स। बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम? करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो बेसिकली करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी लाना। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द रोल्स ऑफ जो है IMF। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज टू असिस्ट मेंबर नेशन, जो भी इसके मेंबर नेशन है उनको जो है BOP क्राइसिस या BOP में जो मैल एडजस्टमेंट होते हैं उनको जो है ओवरकम करना।
टू रिड्यूस ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिलेटेड इशू शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उसको जो है अपने मेंबर्स को उसको ओवरकम करने में जो है हेल्प करना जो है एक आईएमएफ का काम है, ठीक है, पर्पज है। तो इन पर्पजेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है प्राइमरीली आईएमएफ बनाया गया था, राइट। नाउ अगर नाउ यू हैव सीन दी पर्पस, अब अगर इसके फंक्शंस देखें कि ये जो पर्पस अपना फुलफिल करने के लिए क्या काम करता है, व्हाट वर्क डज इट डू टू फुलफिल दीज पर ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो तीन कोर फंक्शंस हम बोल सकते हैं आईएमएफ के। फर्स्ट इज पॉलिसी एडवाइज एंड मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग और इसको जो है सर्विलेंस भी बोलते हैं, ठीक है, सर्विलेंस फंक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहला सर्विलेंस रखना, पूरा जो है बेसिकली इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिनेरियो जो ग्लोबली है उस पर सर्विलेंस रखना, कंट्रीज जो मेंबर नेशन है उनकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिचुएशन पे सर्विलेंस रखना, प्लस उनको साथ में एडवाइस भी करना। सर्विलेंस क्यों रखना कि इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इट कैन पॉइंट इट आउट और हाईलाइट दैट, ओके। तो इसलिए सर्विलेंस रखती है और पॉलिसी एडवाइस करती है। मेनली फॉर पॉलिसी एडवाइजरी इट बेसिकली इशूज पीरियोडिक रिपोर्ट्स जिसमें सारे ट्रेंड्स और एनालिसिस देती है। तो उसमें सब पूरा स्टेट ऑफ जो ग्लोबल इकोनॉमी है, कंट्रीज है, जो मे बी सम रिस्क एरियाज हैं, रिस्क पॉइंट्स है, वो सब इन रिपोर्ट्स में बताते हैं और क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, व्हाट हैज टू बी डन, दैट इज ऑल्सो टोल्ड इन दिस रिपोर्ट। तो कौन सी मेन रिपोर्ट्स है एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन ज़्यादातर कई बार आया है यूपीएससी में। तो फर्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, सेकेंड इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, थर्ड इज फिस्कल मॉनिटर, फोर्थ इज एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट एंड फिफ्थ इज रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो आपका आईएमएफ जो है लाता है, ओके, दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स दैट आर ब्रॉट बाय आईएमएफ। तो ये तो पहला इंपॉर्टेंट कोर फंक्शन हो गया, पॉलिसी एडवाइजरी एंड मॉनिटरिंग। सो मॉनिटरिंग मेनली और उसके बेसिस पे पॉलिसी एडवाइस देना, पूरी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी को मॉनिटर करना, अपने मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर को मॉनिटर करना और उसके बेसिस पे ट्रेंड्स और को देखना और उनका एनालिसिस देना और साथ में क्या किया जा सकता है, राइट, पॉलिसी एडवाइस देना, ये काम है आईएमएफ का। सेकेंड वर्क इज सेकेंड कोर फंक्शन इज फाइनेंसिंग इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बेसिकली अभी आपने देखा केस ऑफ श्रीलंका, राइट। श्रीलंका में एक साल पहले जो है बीओपी क्राइसिस आ रखा था, राइट। एंड इन दैट क्राइसिस श्रीलंका किसके पास गया उस बीओपी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए? श्रीलंका को एज अ कंट्री जो है इट नीडेड सम फाइनेंस, इट नीडेड सम मनी, इट नीडेड सम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो श्रीलंका किसके पास गया? आईएमएफ के पास, राइट। सो इसी तरीके से इंडिया का भी 1991 में बीओपी क्राइसिस आया था, तो इंडिया भी किसके पास गया फाइनेंस के लिए? आईएमएफ के पास। और क्या आईएमएफ फ्री में फाइनेंस देता है? नहीं। मोस्टली देखा गया है कि आईएमएफ जब फाइनेंस देता है तो इट ऑलवेज आस्क द कंट्रीज टू एक्सेप्ट सम ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस की, जिसके अकॉर्डिंग उनको जो है अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल या पॉलिसी चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है। नॉर्मली दैट हैज बीन सीन एंड दैट इज द वे इट गिव्स सपोर्ट, ओके। एंड सी आईएमएफ का रीजनिंग उसके बिहाइंड ये है कि अगर वो फाइनेंस दे रहे हैं तो दे वांट टू इंश्योर दैट दैट फाइनेंस बिकम्स यूजफुल और वो दोबारा ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए, राइट। सो दैट्स वाई दे से कि अगर आपको फाइनेंस चाहिए तो आप ये हमारे सेट ऑफ रिकमेंडेशन से ये मानो, ठीक है। एंड मेनी टाइम्स कंट्रीज आर वेरी हार्ड प्रेस्ड, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उनको वो जो कंडीशन है वो माननी ही पड़ती है। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस। तो कैपेसिटी बिल्डिंग किसका? ऑफ द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ नेशन। जैसे जैसे आपके जो होते हैं ना, सेंट्रल बैंक हो गया, जैसे सेंट्रल बैंक हो गए, राइट, सेंट्रल बैंक हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गए, तो ये जो भी इकोनॉमिक मेजर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है कैसे उनको बेटर बनाया जा सकता है कंट्री में, सो दैट बेसिकली बेटर मॉनेटरी मैनेजमेंट होगा, बेटर फिजिकल मैनेजमेंट होगा, so that would lead to better financial and economic situation for its member countries। तो अपने member countries के economic institutions की capacity build करना through technical assistant, and technical assistant में again it basically financial expertise है IMF की, तो उसमें जो है ये assist करता है, ठीक है। देन सी हमने सेकंड फंक्शन क्या देखा था? फाइनेंसिंग। अब देखो फाइनेंसिंग के लिए बहुत सारे लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं आईएमएफ के पास, ठीक है। आईएमएफ हैज लॉट ऑफ लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर फाइनेंसिंग। क्या क्या है? जनरल रिसोर्सेस अकाउंट, GRA, तो इट इज फॉर
फंड्स ऑन नॉन कंसेशनल टर्म टू ऑल मेंबर्स। सो किसी भी मेंबर को अगर कुछ फाइनेंस की ज़रूरत है, कुछ जो है मनी की ज़रूरत है, हेल्प है, तो आईएमएफ के पास आ सकता है, और जीआरए के थ्रू आईएमएफ उनको जो है नॉन कंसेशनल टर्म्स पे मनी लेंड कर सकता है। नॉन कंसेशनल मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कोई उस पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं किया जाएगा। ठीक है। सेकेंड इज पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट। सो इस लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कंसेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है एट रेट ऑफ 0% इंटरेस्ट फॉर लो इनकम कंट्रीज। सो 0% इंटरेस्ट पे जो है लो इनकम कंट्रीज को इसमें कंसेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। देन स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स। तो बेसिकली जो इमर्जिंग एंड एडवांस्ड मार्केट इकोनॉमीज हैं, कौन सी? इमर्जिंग और एडवांस्ड मार्केट इकोनॉमीज, ये उनके लिए है कि अगर उनको जो है कोई इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म और इन क्राइसिस जो शॉर्ट टर्म बीओपी प्रॉब्लम्स के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो ये जो शॉर्ट टर्म बीओपी प्रॉब्लम्स है इनको ओवरकम करने के लिए ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट के थ्रू आईएमएफ जो है कंट्रीज को पैसा देता है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मनी दिया जाता है दिस इज गिवन टू इमर्जिंग एंड एडवांस मार्केट इकोनॉमीज। ठीक है। तो इसलिए इनको ऐसा नहीं है कि बहुत ही जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। ठीक है। देन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है। तो फॉर लो इनकम कंट्रीज, अगेन किसके लिए? लो इनकम कंट्रीज के लिए। तो इसको क्या है? अगेन इट वुड बी कंसेशनल। ठीक है। सो फॉर मीडियम टर्म सपोर्ट फेसिंग दी प्रोट्रैक्टेड बीओपी प्रॉब्लम्स। तो देखो यहाँ पे दो डिफरेंस है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी या एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। इसमें दो मेजर डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि दोनों बीओपी प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, एसबीए और ईएफएफ या फिर ईसीएफ दोनों बीओपी प्रॉब्लम से डील करते हैं। बट मेजर डिफरेंस पहला क्या है कि एसबीए जो है इमर्जिंग एंड एडवांस मार्केट इकोनॉमीज के लिए है, जबकि आपका ईसीएफ या ईएफएफ जो है लो इनकम कंट्रीज के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि दिस इज फॉर मीडियम टर्म एंड प्रोट्रैक्टेड बीओपी प्रॉब्लम्स, जबकि ये जो है शॉर्ट टर्म बीओपी प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन और प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, पीएलएल और एफसीएल। तो इसमें क्या है? दिस इज टू प्रिवेंट और मिटिगेट क्राइसिस एंड बूस्ट मार्केट कंडीशंस ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाइटेंड रिस्क एंड मेंबर्स विथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज। ये उनके लिए है जो मेंबर्स जिनके पास अच्छी खासी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और अच्छी खासी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उनके लिए है कि मान लो अगर रिस्क आने वाला है तो थ्रू दिस दे कैन टेक अप सम फाइनेंसिंग हेल्प सो दैट अगर क्राइसिस आया है तो उसको या तो मिटिगेट कर ले या फिर प्रिवेंट कर पाए। ठीक है। और इनको अगर फाइनेंस मिल जाता है आईएमएफ से तो मार्केट कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, राइट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाइटेंड रिस्क। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, टारगेट एरिया क्या है? मेंबर्स विथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज। ठीक है। एंड देन द लास्ट वन, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपलिस्टिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था, दैट दिस एंड दिस आर रिलेटेड टू विच रिलेटेड टू प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेंडिंग। ठीक है। बहुत सिंपल। सी दैट्स वाई हम लोग जो है सारे लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के, देखो जितना मैंने डीप में बताया उससे कम डीप में यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है। हो सकता है कल को आपको पूछ ले कि किसका टारगेट है, तो जितना यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। तो दिस इज फॉर अगेन फॉर लो इनकम कंट्रीज एंड रैपिड असिस्टेंस। सो मतलब बहुत ही जल्दी अर्जेंट बीओपी प्रॉब्लम्स के लिए है कि ऐसी बीओपी प्रॉब्लम्स जो अगर सॉल्व नहीं की गई तो बहुत मेजर इशू आएगा। जैसे श्रीलंका के केस में ये न्यूज़ में था, क्योंकि श्रीलंका की जो बीओपी की प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो लोग जो है अब एसेंशियल कमोडिटीज इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा था कंट्री में। तो उन्होंने दे अप्रोच्ड आईएमएफ फॉर सम सपोर्ट एंड फाइनेंसिंग टू टाइड ओवर दिस बीओपी प्रॉब्लम अंडर दी आरएफआई, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है। अब देखो आईएमएफ लेंडिंग करता है, जैसे कोई बैंक है वो लेंड करता है तो उसके पास पैसा भी कहीं से आना चाहिए। आईएमएफ के पास पैसा कहाँ से आता है? तो तीन सोर्सेस हैं। देखो, पहला है मेंबर कोटास। तो जो भी आईएमएफ के मेंबर होते हैं उनको जो है कोटा असाइन किया जाता है। अब ये कोटा किस बेसिस पे किया जाता है अभी आगे डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन मेनली कि क्या उसकी पोजीशन है, इकोनॉमिक पोजीशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में, उस बेसिस पे उनको कोटा, और कोटा के अकॉर्डिंगली उनको जो है आईएमएफ में जो है कंट्रीब्यूशन देना होता है। ठीक है।
दूसरा है न्यू, जस्ट अ सेकेंड, न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो। तो दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी जो है पैसा जिससे आईएमएफ के पास आता है वो ये है। इसके अलावा आईएमएफ कैन एंटर सम अरेंजमेंट्स टू बोरो विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज, दिस इज नोन एज न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो। और देखो इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आईएमएफ को ही पढ़ने जाओगे तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें। सो बस इतना याद रखो, जिस नेचर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो दे आर सिंपली टर्म बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जो आईएमएफ हो वर्ल्ड बैंक हो, दे आर मोस्टली टर्म बेस्ड, ठीक है, इतना ज्यादा डीप नहीं गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में इनके ऊपर क्वेश्चन में, ठीक है। एंड द लास्ट थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है आफ्टर कोटाज एंड ये, कि अगर उसके बाद भी उसको फर्दर चाहिए तो बायलेटरल, मतलब कंट्रीज के साथ बायलेटरल एग्रीमेंट कर सकता है, ठीक है, टू बोरो सम मनी, ओके। देन आईएमएफ कोटा क्या है? सी कोटा एज आई टोल्ड यू दैट इज दी, कि दिस इज दी अमाउंट ऑफ शेयर कंट्रीब्यूशन जो एक कंट्री को देना होगा आईएमएफ में, उसका इतना वेटेज है आईएमएफ में, और ये डिपेंड करता है उसकी पोजीशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, पर्टिकुलरली जीडीपी, कि जीडीपी कितना है उसका, उसको 50% वेट देते हैं, ओपननेस को 30% वेट देते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी को 15% और इंटरनेशनल रिजर्व्स को 5% वेट देते हैं, राइट। और इस वेटेज के बेसिस पे कोटा डिटरमाइन होता है, ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान में रखना। और कोटा एक बार जो आ गया, वैल्यू आ गई कोटा की, मान लो इस कंट्री का कोटा इतना है, तो कोटा के बेसिस पे डिटरमाइन होता है कि भाई जो मेंबर कंट्री है उसको कितनी रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करनी है आईएमएफ को, कितना उस मेंबर कंट्री का वोटिंग पावर है, राइट। एक्सेस टू फाइनेंस कितना है उसको, मतलब कितना पैसा वो आईएमएफ से उधार ले सकता है, ये भी डिपेंड करता है कोटा पे। और एसडीआर अलोकेशन, तो अभी एसडीआर भी देखेंगे क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक टाइप का रिजर्व एसेट है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट जो आईएमएफ ने क्रिएट किया, क्योंकि डॉलर्स कम पड़ रहे थे, राइट, ऐसे रिजर्व एसेट कम पड़ रहे थे, तो उसके लिए ये जो है एक एसडीआर आईएमएफ ने क्रिएट किया। तो क्या है ये एसडीआर और रिजर्व ट्रांच है, जो आई होप यू रिमेंबर हमने रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी पढ़ा था दोनों को, ठीक है। सी एसडीआर क्या है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, एंड इट इज टू सप्लीमेंट मेंबर्स फॉर ऑफिशियल रिजर्व, क्योंकि देखो वाई रिजर्व्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड एंड बीओपी थिंग, ठीक है, और अगर रिजर्व्स की कमी पड़ रही है तो दैट्स वाई टू सप्लीमेंट इट एक अलग टाइप का इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएट किया आईएमएफ ने। और ये जो वैल्यू है इस रिजर्व एसेट की वैल्यू क्या होगी, एक एसेट है, याद रखना एक एसेट है, करेंसी नहीं है, ठीक है। तो इस रिजर्व एसेट की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 5 करेंसीज के ऊपर बेस्ड, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिबी, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। इन पांच जो करेंसीज है इनका एक वेट लिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वेटेज होता है, और उसके बेसिस पे जो है आपके एसडीआर की वैल्यू बेस्ड है। एंड इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ आईएमएफ, कि आईएमएफ में जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करना है, राइट, वॉट एवर हैज टू बी कंट्रीब्यूटेड एंड ऑल, तो उसको जो है मेजर एसडीआर के टर्म्स में किया जाता है। बट रिमेंबर दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेंसी नहीं है ये, ना ही कोई क्लेम है आईएमएफ में। जैसे अगर हम 100 रुपीज के नोट की बात करें, विच इट इज अ करेंसी एंड इट इज अ क्लेम ऑन आरबीआई, बट दिस इज नॉट अ क्लेम ऑन आईएमएफ, कि आईएमएफ से के पास कोई एसडीआर ले जाके बोल सकते कि आईएमएफ मुझे पे करे, नो, बट इट इज अ क्लेम, इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर, यानी मेंबर्स जो है एसडीआर एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर देयर करेंसीज, फॉर देयर फ्रीली यूजेबल करेंसीज, जैसे डॉलर्स के लिए कर सकते हो एक दूसरे से, या फिर उनकी खुद की करेंसीज के लिए जो है जो एक्सेप्टेबल है, फ्रीली यूजेबल है, उसमें कर सकते हो, ठीक है। सो एसडीआर कैन बी एक्सचेंज फॉर दोज करेंसीज, ठीक है। आईएमएफ से नहीं ले सकते, मेंबर्स आपस में इसको यूज करके एक दूसरे की करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीली यूजेबल यानी डॉलर पर्टिकुलरली उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना। एंड यस, कितना अलोकेट होगा, दैट डिपेंड्स कंट्रीज पार्टिसिपेशन इन आईएमएफ कैपिटल, दैट इज कोटा। सो कोटा के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कोटा है, तो कंट्रीज का जो है कोटा क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पोर्शन उनको एसडीआर जो है आईएमएफ अलोकेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रिजर्व ट्रांशे पोजीशन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, जो कोटा होता है कंट्री का, उसको जो कंट्रीब्यूट करना होता है अमाउंट ऑफ फंड्स जिस टाइप से, राइट, उसका एक पोर्शन होता है, राइट, इट इज दी अ पोर्शन ऑफ द कोटा, राइट, दैट ईच मेंबर कंट्री जो है कोटा प्रोवाइड करती है आईएमएफ को, उसमें से एक पोर्शन होता है जो पोर्शन जो है वो कंट्री अपने लिए कभी भी जरूरत पड़े तो यूज कर सकती है
विदाउट एनी सर्विस फी और इकोनॉमिक रिफॉर्म कंडीशन। याद करो मैंने शुरू में क्या कहा था, आईएमएफ जब भी उधार देता है तो हमेशा या तो कुछ इंटरेस्ट पे देगा या फिर कोई इकोनॉमिक कंडीशन लगाएगा। बट अगर जो है कोटा है उसमें एक पोर्शन को आईएमएफ ने क्लासिफाई कर रखा है, ये पोर्शन रिजर्व ट्रांचे है, वो आईएमएफ के पास रहता है। बट अगेन इट इज समथिंग जो कोई कंट्री अगर मान लो कुछ क्राइसिस वाइसिस है तो सबसे पहले उसको एक्सेस करेगी और उसको बिना किसी सर्विस फी या इंटरेस्ट के ले सकती है, यूज कर सकती है बिना किसी कंडीशंस के। ठीक है, एंड यू नो इट कैन बी विड्रॉन फ्री ऑफ चार्ज, और जब भी उनको चाहिए जब तब वो विड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए रिजर्व ट्रांशे जो है आपने देखा होगा इंडिया किसी भी कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स में काउंट होता है। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज काउंटेड इन फॉरेन रिजर्व, क्योंकि ये भले ही आईएमएफ के पास कोटा में दिया हुआ हो बट उस जो पोर्शन है ये रिजर्व ट्रांशे का उस कोटा में, ये जो है जैसे इंडिया का आरबीआई जो है कभी भी यूज कर सकता है फॉर एनी ऑफ इट्स यू नो नीड। ठीक है, एनी ऑफ इट्स रिजर्व नीड, राइट। तो दिस इज कोटा। नाउ नेक्स्ट इज योर गवर्नेंस, आईएमएफ का गवर्नेंस कि कैसे ये आईएमएफ चलता है। तो सबसे टॉप पे जो पॉलिसी बनाती है बॉडी आईएमएफ की ब्रॉडली कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और इसमें एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है ईच मेंबर कंट्रीज में। यूजली जो है क्या होते हैं, या तो एक तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा या फिर गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक, राइट। ये दोनों होते हैं मोस्टली। एंड उसके बाद जो है 24 ऑफ द गवर्नर सर्व ऑन, सो ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है इसमें से 24 जो हैं वो सर्व करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी पे, आईएमएफसी। और इस कमिटी का काम क्या है, ये एडवाइजरी कमिटी, ये जो है इस बोर्ड को जो है सॉरी इसको नहीं, ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो डे टू डे वर्क करता है आईएमएफ का, उसको एडवाइज करता है, राइट। ये इसको एडवाइज करता है, प्लस ये एडवाइज और रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट किसको करता है, ठीक है, इसके अंडर नहीं है, याद रखना एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंडर नहीं है, दिस इज अंडर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो दोनों ऊपर नीचे दोनों को एडवाइज करता है बट रिपोर्ट्स टू आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, साइज एंड कंपोजिशन इज मिरर्स दैट ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा उसी के सिमिलर टाइप से साइज एंड कंपोजिशन है। ठीक है, कोई फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। आईएमएफसी के पास कोई फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, रिकमेंडेशन एंड एडवाइस देता है। ठीक है, एंड यस इट ऑपरेट्स बाय कंसेंसस। ठीक है, एंड जो है अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज ऑब्जर्वर्स इन आईएमएफसी मीटिंग्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो आईएमएफ का है जो डे टू डे मतलब आईएमएफ को डे टू डे बेसिस पे चलाने का जो काम करते हैं वो ये है। इसमें कितने हैं, 24 मेंबर हैं, राइट। एंड जो मैनेजिंग डायरेक्टर विद इन एग्जीक्यूटिव बोर्ड देयर इज एमडी ऑफ आईएमएफ, दैट एमडी इज मैनेजिंग डायरेक्टर इज हेड ऑफ आईएमएफ स्टाफ एंड चेयर ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड को हेड करता है, राइट, उसका चेयरमैन भी होता है। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल यू नो गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ आईएमएफ कि कैसे आईएमएफ काम करता है, कौन से की इंस्टीट्यूशंस विद इन आईएमएफ है जो उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चंस। ये तो आपने कर ही लिया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज बीन एडेड रिसेंटली। तो देखो ये करंट अफेयर ओरिएंटेड था, ये भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर ओरिएंटेड था। तो प्लीज याद रखो आईएमएफ से रिलेटेड कुछ भी चीज आए करंट अफेयर में वो हमें करनी है। ठीक है, और हम करेंगे। ओके, आईएमएफ से एनीथिंग रिलेटेड टू आईएमएफ इफ कम्स इन करंट अफेयर्स वी विल डू दैट। ओके, नेक्स्ट ये रिपोर्ट कौन निकालता है, आईएमएफ। नेक्स्ट ये रिपोर्ट कौन निकालता है, आईएमएफ। ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कितना आसान है। ठीक है, आईएमएफसी के ऊपर स्टेटमेंट है, तो इट डिस्कसेस मैटर्स कंसर्निंग एंड अफेक्टिंग ग्लोबल इकोनॉमी एंड एडवाइजेस आईएमएफ ऑन डायरेक्शंस ऑफ इट्स वर्क। यस, आपने देखा ना, एडवाइस करता है कि कैसे क्या करना है, राइट। एंड वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट्स एज ऑब्जर्वर। यस, दोनों तो दोनों सही है। ठीक है, तो आई होप विद दिस यू आर क्वाइट यू नो अवेयर कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आईएमएफ से रिलेटेड कुछ भी करंट अफेयर में आए उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सो वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, इट्स वर्क इज फंडिंग एंड नॉलेज। ये दोनों चीज़ों को जो है यू नो टू अरेंज बोथ दिस थिंग और क्रिएट बोथ दीज थिंग्स एंड देयर बाय रिड्यूस पॉवर्टी एंड बिल्ड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। नाउ देखो पॉवर्टी को लेके इसका क्लियर टारगेट है एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये है वर्ल्ड बैंक का पहला गोल। और इसका मतलब है
रिड्यूसिंग द शेयर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन दैट लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी टू 3%। ठीक है, सो एक्सट्रीम पॉवर्टी इसमें डिफाइंड है कि जो $1.90 से नीचे पर डे, इट्स पर डे, जो इससे कम पर डे कमाता है, दैट इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। जो वर्ल्ड बैंक है उसका गोल क्या है कि ग्लोबल पॉपुलेशन में ऐसे लोगों का शेयर 3% से कम होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द गोल ऑफ वर्ल्ड बैंक। ओके, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी। सेकेंड इज इंश्योर्ड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इंश्योर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, राइट। तो शेयर्ड मतलब सबको, सबके लिए प्रॉस्पेरिटी हो, इसका मतलब इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पुअरेस्ट 40% ऑफ द पीपल इन एवरी कंट्री। तो हर कंट्री में जो पुअरेस्ट 40% है उनकी इनकम इंक्रीज करना। तो दो गोल्स क्लियर हो गए। एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी ग्लोबली हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, मतलब हु आर लिविंग ऑन बिलो और लेस देन $1.90 पर डे, उसको रिड्यूस करना है टू 3% और बिलो 3%। एंड सेकेंड इज इंश्योर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, यानी जो पुअरेस्ट 40% है, राइट, हर कंट्री में उनकी इनकम जो है बढ़ानी है। ठीक है, नाउ वर्ल्ड बैंक का ये एक रोल कैसे प्ले करता है? फाइनेंसिंग देता है, पॉलिसी एडवाइस देगा, टेक्निकल असिस्टेंट देगा, ऑलमोस्ट सिमिलर टू IMF। टेक्निकल असिस्टेंट देगा टू दी गवर्नमेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स है, उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करके वो ये जो दो गोल हमने बात की उसको अचीव करने की कोशिश करता है। ठीक है, और अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसमें दो सब इंस्टीट्यूशन हैं। एक है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और एक है IBRD, राइट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखो बेसिकली डिफरेंस क्या है। IDA जो है पुअर कंट्रीज पे फोकस करता है, और ये जो बेसिकली आपके सॉफ्ट लोन्स देता है। सॉफ्ट लोन्स मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन्स दिए जाते हैं, क्योंकि पुअर को दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पुअर कंट्रीज को। दूसरा है IBRD, तो ये असिस्ट करता है मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी कंट्रीज को। तो यहाँ पे सॉफ्ट लोन्स नहीं, नॉर्मल लोन्स दिए जाते हैं। ठीक है, जस्ट कीप दिस पॉइंट इन माइंड। उसके अलावा अगर एक और टर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो वर्ल्ड, ये दोनों मिला के बनते हैं वर्ल्ड बैंक। और उसमें अगर IFC, मीगा, ICCID, ये तीनों अगर हम ऐड कर दे तो पूरा पांचों को मिला के क्या बन जाता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आप देख सकते हो 5 इंस्टीट्यूशंस एंड 1 ग्रुप। ठीक है, so that is your World Bank group. Just a second. ठीक है, सो दिस इज योर वर्ल्ड बैंक एंड दैट इज योर वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इन पांचों को मिला के बनता है। नाउ इसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IFC, मीगा एंड ICC, नाम देखो, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये जो है फोकस करती है प्राइवेट सेक्टर पे। ये दोनों जो है टोटल इकोनॉमी और गवर्नमेंट पे फोकस कर रही थी। ये तीनों किस पे फोकस करती है? प्राइवेट सेक्टर विद इन कंट्रीज। और प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या करना? उनको फाइनेंसिंग और टेक्निकल असिस्टेंस देना। तो ये जो है मेनली काम किसका है? IFC, ये फाइनेंसिंग और टेक्निकल असिस्टेंस देता है। मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट, तो कोई जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो उन रिस्क का इंश्योरेंस कौन करेगा? मीगा। ठीक है, एंड यस, इफ देर आर डिस्प्यूट्स तो उनका सेटलमेंट करना, राइट, फॉर प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये काम है ICCID का। नाउ इंडिया की अगर बात करें तो इसको छोड़ के इंडिया इन सब का मेंबर है। ठीक है, तो इंडिया इज मेंबर ऑफ ऑल एक्सेप्ट ICCID। ठीक है, याद रखना है। अब इसके गवर्नेंस की बात करें तो देयर इज अगेन अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो अल्टीमेट ब्रॉड पॉलिसी बनाता है। ठीक है, और इसमें गवर्नर्स आर मेंबर कंट्रीज, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये जो है मेंबर्स होते हैं इसके, राइट, इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, और गवर्नर्स डेलीगेट 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनको हर एक को एक एक अलग अलग काम दे दिया है। ठीक है, और देखो अपॉइंट कैसे होते हैं एग्जीक्यूटिव। 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स अपॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, जो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं वर्ल्ड बैंक के, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं एक एक एक। ठीक है, हर पांच पांच जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, हर कोई एक 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 अपना अपॉइंट करता है। और जो अदर मेंबर कंट्रीज हैं,
रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। तो देखो जो 5 लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स है, राइट, वो खुद से अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट बाकी रिमेनिंग जो 20 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बचे वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मेक अप द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक, एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट जो है ही और शी चेयर्स द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और अगर वोटिंग पावर की बात करें तो यहाँ भी सेम फंडा है, इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स इट होल्ड, ठीक है। तो वोटिंग पावर इज बेस्ड इन वर्ल्ड बैंक ऑल्सो, वोटिंग पावर इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर अ मेंबर कंट्री होल्ड्स, ठीक है। एंड शेयर्स आर अलोकेटेड डिफरेंटली इन ईच ऑर्गेनाइजेशन रिजल्टिंग इन डिफरेंट वोटिंग पावर्स। तो आईबीआरडी में कोई और तरीका होगा, आईडीए में कोई और तरीका होगा शेयर अलोकेट करने का। तो ऐसा नहीं है जरूरी कि एक कंट्री है उसका हर जगह सेम अमाउंट ऑफ वोटिंग पावर, कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अलोकेटिंग शेयर्स, ठीक है। तो किस तरीके से शेयर्स अलोकेट किए जाते हैं हर 5 इंस्टीट्यूशन में अलग है, तो इसलिए हर 5 इंस्टीट्यूशन में एक कंट्री जो मेंबर कंट्री है उसकी वोटिंग पावर अलग होगी, ठीक है। हियर इज अ लिस्ट ऑफ की रिपोर्ट्स जो लाता है वर्ल्ड बैंक। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी लाता था विच वॉज डिसकंटिन्यूड, ठीक है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, रेमिटांस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स और सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स। ये सारी रिपोर्ट कौन निकालता है? आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। आई होप यू रियलाइज द फैक्ट कि कितने सिंपल और इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बॉडी दैट वी विल कवर इज WTO। अगली बॉडी जो हम कवर करेंगे दैट इज WTO, ठीक है। सो WTO का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू इंश्योर रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स, ठीक है। सी WTO बना कैसे इसका मैं बता देता हूं एक बार। 1948 में एक एग्रीमेंट आया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ये एग्रीमेंट था बेसिकली जो ट्रेड इन गुड से उसको जो है मतलब बेसिकली उसके लिए एग्रीमेंट था कि ग्लोबली जो भी मेंबर कंट्रीज थे उन सब ने मिलके जो है गैट साइन किया। गैट में कहा कि इस तरीके से हम जो है एक दूसरे के गुड्स का जो है ट्रेडिंग इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। इट वाज फॉर गुड्स ओनली। फिर अल्टीमेटली इसी का एक राउंड चला, उरुग्वे राउंड, ठीक है, जो 1986 से 1944 में बनाई है, सॉरी 1948 में, ठीक है, 48 में। उसके बाद 1986 से 1994 तक उरुग्वे राउंड चला और इस उरुग्वे राउंड का आउटकम था हमारा WTO, ठीक है। WTO वाज आउटकम ऑफ उरुग्वे राउंड। और इसका फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। बेसिक ऑब्जेक्टिव अगर आपको फंडामेंटल देखना है तो टू प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड। अगर फ्री वर्ड से आप समझना चाहो, फ्री मीन्स विदाउट बैरियर्स, ट्रेड विदाउट बैरियर्स। फेयर मतलब दैट ट्रेड शुड बेनिफिट ऑल, राइट। सो यहाँ पे फ्री का मतलब हो जाता है, सो लेट मी राइट इट क्लियरली। तो अगर इधर मैं पहले तो आपको बता देता हूँ, सबसे पहले 1948 वी हैड गैट, देन 1986 से 1994 तक हमारा हुआ उरुग्वे राउंड, ठीक है। और उसके बाद जो आउटकम आया 1995 में वो आया WTO, ठीक है। दिस इज इट। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फ्री एंड फेयर ट्रेड। ना यहाँ पे फ्री मतलब विदाउट बैरियर्स, कि ट्रेड को कोई बैरियर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एनीथिंग। दूसरा फेयर मतलब दैट ट्रेड जो हो रहा है शुड बेनिफिट ऑल इक्वली, सबको बराबर का बेनिफिट मिले, ठीक है। तो इसमें और क्या था? सो रिडक्शन इन टैरिफ यानी बैरियर हटाओ, डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड हटाओ यानी ट्रेड को फेयर बनाओ कि किसी के लिए जो है फेवरेबल कंडीशन से, किसी के लिए अनफेवरेबल कंडीशन से। और ट्रेड के थ्रू एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सब क्रिएट होगा, उससे हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, ठीक है। बेटर कंज्यूमर्स को बेटर चीज़ें मिलेंगी, ग्लोबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एंड यस टू फैसिलिटेट ऑप्टिमल यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, ठीक है।
सी देखो, ऐसा हो सकता है किसी कंट्री के पास कोई चीज़ में एक्सपर्टीज हो, किसी के पास दूसरी चीज़ में एक्सपर्टीज हो, तो ग्लोबली रिसोर्सेज को वहीं पे जाना चाहिए प्रोडक्शन के लिए जहाँ पे जो है जिस कंट्री का एक्सपर्टीज हो, और फिर उसको वहाँ से तो वो कंट्री कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करके सब दूर सप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो वर्ल्ड रिसोर्सेज का यूज़ है वो ऑप्टिमल हो जाता है, ठीक है। इनेबल लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, एलडीसी मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, सो दैट इनेबल देम टू सिक्योर अ फेयर शेयर इन द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि उनको भी इंटरनेशनल ट्रेड करने में अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो है ग्लोबल मार्केट्स में बेचने का मौका मिले, एंड दे शुड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट, ठीक है। एंड इंश्योर लिंकेजेस बिटवीन ट्रेड पॉलिसी, इन्वायरमेंट पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ट्रेड पॉलिसी, इन्वायरमेंट पॉलिसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच में लिंकेजेस इंश्योर करना, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ डब्ल्यूटीओ, तो सबसे बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, राइट, जो हर 2 ईयर्स में एक बार मिलती है, ठीक है, 2 साल में एक बार मिलती है। और मेजर जो डिसीजंस होते हैं डब्ल्यूटीओ पे ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेके, वो इस लेवल पे लिए जाते हैं, ठीक है। फिर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस के बाद आता है जनरल काउंसिल, जो बेसिकली डे टू डे वर्क के लिए, और देखो जनरल काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, ये बॉडी सेम बॉडी जो जनरल काउंसिल है, ये जो है 2 और रोल्स प्ले करती है, और जब वो रोल्स प्ले करती है तो इनका नाम बदल जाता है। तो वन इज जनरल काउंसिल, वन इज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, एंड वन इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। सो डिस्प्यूट सेटलमेंट मतलब डब्ल्यूटीओ में बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स है, अगर मान लो कोई 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 कंट्री, मेंबर कंट्री किसी ट्रेड एग्रीमेंट को वायलेट करती है, तो 2 मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट होगा, ये डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, तो वो डब्ल्यूटीओ में आएंगे टू दी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। दूसरा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, सो डब्ल्यूटीओ के बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, नाउ हर कंट्री के ट्रेड पॉलिसी का रिव्यू किया जाता है टू टू सी वेदर दे आर फॉलोइंग दी जो भी डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स में ऑब्लिगेशंस या कमिटमेंट्स उन्होंने किए हैं, क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो दिस इज फॉर डे टू डे वर्क। देन थर्ड लेवल पे, कि हर एक एग्रीमेंट के लिए हर एक एरिया ऑफ ट्रेड के लिए एक काउंसिल है, जैसे काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, क्योंकि गैट है गुड्स का एग्रीमेंट, तो इस गैट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक डेडिकेटेड काउंसिल है। सिमिलरली गैट से जो ट्रेड इन सर्विसेज को देखता है, तो उसके लिए भी जो है एक सेपरेट काउंसिल है। एंड देन फॉर ट्रिप्स, ट्रिप्स के लिए भी सेपरेट काउंसिल। तो इस तरीके से हर एक ट्रेड का जो एरिया है उसके लिए सेपरेट काउंसिल है, टू इंश्योर दैट जो भी हर एक ट्रेड का एरिया, उस पर जो भी एग्रीमेंट हैं, राइट, हर एक ट्रेड का एरिया जिसमें एग्रीमेंट्स हुए हैं वो अच्छे से एग्रीमेंट्स इंप्लीमेंट हो। एंड फिर फोर्थ लेवल जो निटिग्रिटी है, कि ये हायर लेवल ऑफ काउंसिल की बहुत सारी सब्सिडरी बॉडीज होती है दैट गो ऑन फंक्शन, बट हमारे लिए 3 लेवल से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल नटशेल में अगर देखो तो 6 मेन एरियाज हैं। एक है अम्ब्रेला एग्रीमेंट हो गया डब्ल्यूटीओ का, ठीक है, जो ओरेगन राउंड का आउटकम था। एक एग्रीमेंट हो गया गुड्स पे विच इज नोन एज गैट, जो पिछला वाला था वही सब्ज्यूम कर लिया गया। एक सर्विसेज पे है विच इज नोन एज गैट्स। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे है विच इज नोन एज ट्रिप्स। एक डिस्प्यूट्स पे है और एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू पे है, ठीक है। एक और इसके अलावा एक और एग्रीमेंट है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यही है बेसिक प्रिंसिपल्स गैट गैट स्ट्रिप्स, ठीक है, गुड्स सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, राइट। एंड ऑब्वियसली इसमें जो है अब फर्दर डिटेल में देखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है डब्ल्यूटीओ के रिगार्डिंग ट्रेड, जो इसके मोस्ट ऑफ द एग्रीमेंट्स में दिखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है एमएफएन स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, फेवर्ड नेशन। इसका मतलब ये है कि बेसिकली अगर एक कंट्री दूसरी किसी कंट्री को कुछ फेवर देती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, राइट, कि उसके गुड्स को पे जो है मतलब इट ट्राइज टू उसके गुड्स पे कम ड्यूटी दी बाकी पे ज़्यादा, तो डब्ल्यूटीओ में के जो एग्रीमेंट्स हैं, चाहे गैट्स हो, ट्रिप्स हो या फिर गैट हो, 3 एग्रीमेंट है ना, गैट, गैट्स एंड ट्रिप्स, तीनों में जो है एमएफएन क्लॉज है, वो कहता है कि अगर आपने किसी एक कंट्री को फेवर दिया तो वो फेवर आपको बाकी सारी कंट्रीज को एक्सटेंड करना पड़ेगा। और इसका इम्प्लीकेशन ये है कि मान लो कोई कंट्री किसी एक कंट्री को, ए कंट्री बी को कुछ फेवर देती है, तो सी अगर देखती कि ये ए कंट्री बी को ये फेवर देख रही है, तो सी जो है बेसिकली इट कैन डिमांड सेम काइंड ऑफ फेवरेबल ट्रीटमेंट, सेम काइंड ऑफ फेवरेबल ट्रीटमेंट फ्रॉम ए, और अगर नहीं देता तो फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में ले जा सकती है। बट इसको लेके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
सिक्योरिटी को लेके, एंड स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ये बेसिकली दिस इज फॉर लाइक कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ के लिए है, राइट, जो डेवलपिंग है ये है, उनको जो है या लीस्ट डेवलप्ड है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है, तो उसके लिए SND, स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्लॉज है। ठीक है, तो देखो मोस्ट फेवर्ड नेशन बेसिकली क्या कहता है कि आप अगर किसी एक कंट्री को फेवर दे दोगे, राइट, कुछ फेवरेबल पॉलिसी करोगे उनके लिए फॉर ऑब्वियसली ट्रेड, तो फिर वो जो फेवरेबल पॉलिसी वो आपको सबके लिए जो है अप्लाई करनी पड़ेंगी। दैट मीन्स आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कंट्रीज के बीच में। दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट। ये भी जो फंडा है ये तीनों में है, गैट गैट स्ट्रिप्स। इसमें ये कहा गया कि अगर मान लो बाहर से कोई गुड आपकी कंट्री में आया, तो आपकी कंट्री में से वो गुड भी प्रोड्यूस हो रहा है और बाहर से भी आया, तो आपकी कंट्री में जब वो गुड आ गया है तो आप उसको सेम ट्रीट करोगे एज यूर नेशनल गुड। ठीक है, जो उस आपकी कंट्री में जो गुड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, से फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कार्स। तो इंडिया में एक कार मैन्युफैक्चरर ए है, वो कोई कार C1 मैन्युफैक्चर करता है, और बाहर जो है कोई बी मैन्युफैक्चरर है, वो कार C2 मैन्युफैक्चर करता है। तो और एक और, दोनों को समझते हैं MFN और नेशनल ट्रीटमेंट। एक और कंट्री है D, जहाँ पे कार मैन्युफैक्चर C3। MFM बोलता है कि C3 और C2 के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर इसको कुछ फेवर दिया है तो वही फेवर इसको देना है। बट एक बार जो है C3 और C2 कंट्री के अंदर आ गई, फिर नेशनल ट्रीटमेंट बोलता है कि C1 को जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हो वही ट्रीटमेंट आप C3 और C2 को दोगे। ठीक है, ये नहीं करोगे कि लोकल गुड को फेवरेबल ट्रीटमेंट दोगे और जो है बाहर का विदेशी गुड है उसको जो है अनफेवरेबल ट्रीटमेंट दोगे, तो ये नहीं करना। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ नेशनल MFN स्टेटस और नेशनल ट्रीटमेंट। और दोनों जो ये चीजें हैं, दीज आर पार्ट ऑफ गैट, गैट्स एंड योर ट्रिप्स। तीनों का पार्ट है, तीनों मेजर एग्रीमेंट्स जो हैं उन तीनों का पार्ट है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज टू मेक ट्रेड फेयर, फ्रीयर, मतलब बिना रिस्ट्रिक्शंस, बिना ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए, एंड दिस डज नॉट हैव टू बी थ्रू फोर्स बट थ्रू नेगोशिएशन। और WTO की एक सबसे बड़ी खास बात है कि बेसिकली जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं। जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, सो दैट विल बी टेकन बाय कंसेंसस। ठीक है, and then predictability through binding and enforceable commitments, transparency and promoting fair competition and encouraging development and economic reforms। ठीक है, तो ये कुछ और अदर प्रिंसिपल्स है। ट्रांसपेरेंट, बाइंडिंग, सी बेसिकली प्रिडिक्टेबिलिटी इन द सेंस की ट्रेड पॉलिसी आगे जाके क्या होगी। तो जो कंट्रीज हैं जिनका दे आर अडॉप्टिंग सम पॉलिसीज जो अनफेयर हैं ट्रेड को लेके, तो उनके ऊपर बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल कमिटमेंट्स रखे जाते हैं कि आप ऐसी पॉलिसीज हटाइए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ टेलिंग की क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है पॉलिसीज, राइट, तो दैट इज देयर। प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन, मतलब अगेन द सेम थिंग, नेशनल ट्रीटमेंट एंड MFN स्टेटस, एंड इनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये सब की प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे WTO फंक्शन करता है। नाउ लेट्स गो ऑन टू WTO एग्रीमेंट्स। तो गैट इज इन WTO एग्रीमेंट फॉर गुड्स। सो गुड्स का जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, उसको किस टर्म्स में करना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो उसको रेगुलेट करता है वो है गैट। ठीक है, और इसमें तीन चीजें होती हैं, तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इसके। मार्केट एक्सेस, इट मींस कि जो है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी यूज टू डिनाई मार्केट एक्सेस। ठीक है, तो मार्केट एक्सेस को जो है देना होगा और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू उनको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड है आपका डोमेस्टिक सपोर्ट, तो यानी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस या टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट वो कम करने। तो डोमेस्टिक सपोर्ट मतलब बेसिकली आप सब्सिडीज वगैरह देके डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तो इट मेक्स इट अनफेयर और अनइक्वल कंपटीशन फॉर अदर कंट्रीज टू प्रोवाइड यू दैट प्रोडक्ट। ठीक है, सो अगर ऐसी सब्सिडीज दी जा रही है कंट्री में जिससे डायरेक्टली प्रोडक्शन बढ़े, सो दैट विल डिस्टॉर्ट द ट्रेड। ठीक है, ऐसी सब्सिडीज जो विच इंक्रीज प्रोडक्शन thereby distort ट्रेड, तो ये जो है हटानी पड़ेगी। ठीक है, एंड देन द थर्ड एस्पेक्ट इज एक्सपोर्ट कंपटीशन। तो बेसिकली कई कंट्रीज क्या करती हैं, जैसे US, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए उनको जो है फार्मर्स को बहुत सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है बहुत सारी सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है,
फार्मर सब्सिडीज का यूज करके बहुत सारा क्रॉप ग्रो करते हैं, तो उनकी क्रॉप बहुत सस्ती होती है, तो दैट्स वाई देयर एक्सपोर्ट्स बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ पे फार्मर्स के एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव क्यों हुए? बिकॉज ऑफ सब्सिडी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, राइट? तो दैट्स वाई इस टाइप का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन है कि यूज ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज या फिर इस टाइप की सब्सिडीज या एनी अदर गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स टू सब्सिडाइज एक्सपोर्ट विल नॉट बी, शुड बी रिमूव्ड अंडर गैट। और एक और इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट ऑन गुड्स में एग्रीकल्चरल गुड्स पे है, सेपरेट एग्रीमेंट है, ठीक है? तो इट एम्स टू रिफॉर्म ट्रेड इन एग्रीकल्चर, उसको फेयर और मार्केट ड्रिवन बनाना है, राइट? एंड गवर्नमेंट को भी एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि रूरल इकोनॉमीज को जो है, बिकॉज रूरल इकोनॉमीज आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो उनके लिए जो है सपोर्ट करने का जो है स्कोप देता है गवर्नमेंट को, बट ओनली अलाउड दोज पॉलिसीज दैट कॉज लेस ट्रेड डिस्टॉर्शन, जैसे इंप्रूविंग मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सब्सिडीज एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज, ठीक है? तो ये 3 चीजें यहाँ पे भी अप्लाई होती है, सेम चीजें। तो डोमेस्टिक सब्सिडीज की अगर बात करें, क्या सब्सिडीज है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंडर? ग्रीन बॉक्स है, बेसिकली ग्रीन लाइट जो डिस्टॉर्ट नहीं करती ट्रेड या मिनिमल डिस्टॉर्शन है, और इस पे ऐसी सब्सिडीज दे सकती है गवर्नमेंट, इस पे कोई लिमिट नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? R&D इन एग्री सेक्टर, ठीक है? नेक्स्ट इज एम्बर बॉक्स। तो ऐसी सारी सब्सिडी जो बेसिकली ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, प्रोडक्शन और ट्रेड को, तो ये दी जा सकती है बट अंडर अ डी मिनिमस लिमिट, दैट इज अप टू अ लिमिट, ठीक है? ये दी जा सकती है। नेक्स्ट इज ब्लू बॉक्स। तो बेसिकली ये सारी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग ही है एम्बर बॉक्स जैसी, बट इसमें जो है प्रोडक्शन पे लिमिट लगाया गया, राइट? तो एनी सपोर्ट दैट वुड नॉर्मली बी इन एम्बर बॉक्स, कोई भी सपोर्ट, सब्सिडी सपोर्ट जो गवर्नमेंट दे रही है फार्मर्स को, अगर एम्बर बॉक्स में होता नॉर्मली, बट उसको ब्लू बॉक्स में इसलिए प्लेस किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट देते वक्त फार्मर्स को ये भी बोलती है कि आप अपना प्रोडक्शन बस इतना ही रखोगे। दैट मीन्स एम्बर बॉक्स सब्सिडीज प्लस लिमिट ऑन द प्रोडक्शन गिव्स यू ब्लू बॉक्स सब्सिडीज, ठीक है? इन पे भी कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है? इसके अलावा एक डेवलपमेंट बॉक्स है, तो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि अगर वो अपने डेवलपमेंट प्रायोरिटीज के लिए जो है डोमेस्टिक सपोर्ट या डोमेस्टिक सब्सिडीज प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है? So it is encourage agriculture and rural development that are integral part of development programs of developing countries, ठीक है? तो बेसिकली डेवलपमेंट बॉक्स में फ्लेक्सिबिलिटीज दी है डेवलपिंग कंट्रीज को कि अगर उनको जो है इफ दे वांट टू सपोर्ट देयर रूरल इकोनॉमी एंड डेवलप इट, तो डेवलपमेंट बॉक्स के अंदर आके वो सब्सिडीज दी जा सकती है, ठीक है? दैट इज देन गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस हैं रिगार्डिंग ट्रेड इन सर्विसेज एंड इट अप्लाइज टू ऑल सर्विस सेक्टर्स, और इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ सर्विस की सप्लाई है या ट्रेड है। मोड 1 ऑफ सर्विस ट्रेड इज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, यानी फ्रॉम टेरिटरी ऑफ वन मेंबर इनटू टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर, जैसे आईटी सर्विसेज। तो इंडिया में कोई आईटी का पर्सन बैठा है, वो यहाँ से सर्विस डिलीवर कर रहा है आईटी की यूएस पे, ठीक है? मोड 2 इज कंजम्पशन अब्रॉड इन टेरिटरी ऑफ वन और मोर मेंबर, ठीक है? तो हो सकता है बाहर से कोई टूरिस्ट यहाँ पे आए और यहाँ पे कंज्यूम करे, तो उसने टूरिज्म सर्विस कंज्यूम की है, राइट? एंड दैट इज ऑल्सो अ ट्रेड इन टूरिज्म सर्विसेज, क्योंकि उसने बाहर से आके यहाँ पे कंज्यूम किया। देन कमर्शियल प्रेजेंस, सो बेसिकली जैसे टाटा हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सारे अपने ऑफिसेज जो है खोल रखते हैं इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, तो दैट इज नोन एज कमर्शियल प्रेफरेंस बाय presence by a service supplier of one member through commercial presence in the territory of another member, ठीक है? एंड मोड 4 की भाई पर्सन ही मूव कर गया, तो यहाँ से कोई एक्सपर्ट है किसी मैटर में, वो यहाँ से सीधा यूएस चले गया, सर्विस दी और वापस कंसल्टिंग सर्विस देके वापस आ गया। तो दीज आर नोन एज मोड 4, जहाँ पे नेचुरल पर्सन मूव करते हैं, ठीक है? तो नेचुरल पर्सन से याद रखना, यहाँ पे मतलब इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी। तो दे मूव, मेरे पास कोई स्किल है, मैं जाके उसके बेसिस पे कोई यूएस में सर्विस देता हूँ, पैसा कमाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। दिस इज नोन एज मोड 4 ऑफ सर्विस ट्रेड। तो सर्विसेज ट्रेड के 4 मोड्स हो गए, 1 2 3 4, ओके? देन देयर इज ट्रिप्स। तो ट्रिप्स क्या है कि देखो, जो ट्रेड होता है गुड सर्विसेज पे, उस ट्रेड के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व होती है, राइट? सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी इज इन्वॉल्व इन ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है, तो उसमें ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। तो वी नीड अ आईपीआर राइट सिस्टम विच इज अ पार्ट ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। और इसमें आपको जैसे पता है, ट्रिप्स में
रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या बोला गया है कि एमएफएन स्टेटस दिया जाए, यानी कंट्री ए बी सी हैं, तो कंट्री ए बी बी का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बी कंट्री बी में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओरिजिनेट हुई है और कंट्री सी में जो ओरिजिनेट हुई है, दोनों को सेम स्टेटस देगा, ठीक है। एंड इट कवर्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, तो दिस यू कैन गो हेड, ठीक है। और इसमें एमएफएन के साथ साथ नेशनल ट्रीटमेंट एनटी ये वाला स्टेटस भी है कि जब एक बार कंट्री के अंदर आ गया तो विद इन कंट्री जो हमारी कंट्री के जो लॉज हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके और जो ट्रीटमेंट हम अपनी कंट्री में ओरिजिनेट हुए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देते हैं, वही ट्रीटमेंट आपको बी कंट्री बी और कंट्री सी या बाहर की कंट्रीज का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी कंट्री में है उसको देना है, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एमएफएन नेशनल ट्रीटमेंट और एमएफएन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बैलेंस प्रोटेक्शन सो एंड एडिक्वेट प्रोटेक्शन। तो ये दोनों जरूरी इसलिए है कि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा तो जिसने वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट की है उसको कोई इंसेंटिव नहीं है टू फर्दर क्रिएट, ठीक है। तो ऐसे कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करेगा। तो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस किस चीज में कि यूज और बेनिफिट ऑफ आईपी टू सोसाइटी वर्सेस द बेनिफिट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू द ओनर और क्रिएटर, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसेंटिवाइज करने के चक्कर में सब कुछ ये कर दिया और जो इन्वेंशन आई है उसके जनरल पब्लिक को कोई फायदा नहीं, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ आईपीआरस एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, ठीक है। एंड इसको लेके कुछ एक्सेप्शन है। कंपलसरी लाइसेंसिंग, मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिनेरियो है, उस केस में गवर्नमेंट जो है अलाउ कर सकती है कि जो है कोई भी पेटेंटेड मेडिसिन हो या कुछ भी हो प्रोसेस हो, विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट होल्डर गवर्नमेंट जो है दूसरी कंपनीज को अलाउ कर सकती है उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। नॉर्मली नहीं कर सकते। देन पैरेलल इंपोर्टिंग, मान लो कोई यहाँ पे कंट्री ए है, यहाँ पे कोई गुड एक्स बनता है, ये कंट्री बी में $8 में बेच रहा है, कंट्री सी में $15 में बेच रहा है। तो पैरेलल इंपोर्टिंग मतलब कंट्री सी कहेगी कि मैं जो है यहाँ से $8 में इंपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो कंट्री टू इंपोर्ट द सेम प्रोडक्ट सोल्ड मोर चीपली इन अनदर कंट्री बाय द होल्डर ऑफ द पेटेंट विदाउट अथोराइजेशन ऑफ द लेटर, ठीक है। तो विदाउट अथोराइजेशन, ठीक है। देन इसके अलावा और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं। ट्रिम्स वेरी अनदर इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, ठीक है। तो नाम देखो, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। तो ऐसे सी इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? देयर आर सम इन्वेस्टमेंट मेजर्स जिनका ट्रेड पे इंपैक्ट होगा और इनमें भी ऐसे मेजर्स हैं जो ट्रेड को नेगेटिव इंपैक्ट करेंगे। तो ऐसे जो मेजर्स है जो ट्रेड को नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं और जो है उनको जो है कंट्रोल करना है, उनको हटाना है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो ट्रिम्स है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गुड्स की जो इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं, अगर उससे गुड्स के ट्रेड पे कोई इंपैक्ट पड़ता है तो उसी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अगेन हैव एग्रीड टू अप्लाई सर्टेन इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसे इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं? व्हाट आर सच इन्वेस्टमेंट मेजर्स? बेसिकली जिनका इम्पैक्ट जो है गुड्स के ट्रेड पे होगा, जैसे लोकल कंटेंट सोर्सिंग, कि भाई आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाए तो वो बोलते हैं कि आप बाहर से चीज़ें नहीं इंपोर्ट करोगे, आप यहीं पे चीज़ें इंपोर्ट करोगे। तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, बाहर के गुड्स का जो है डिमांड कम हो जाएगा, तो ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करेगा। सो लोकल कंटेंट सोर्सिंग। इसके अलावा जो है ट्रेड जो है बेसिकली देर इज व्हाट वी कॉल ट्रेड बैलेंसिंग, कि आपने जो इंपोर्ट करना है, अगर आपको कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी है तो वो आप सिर्फ जो है उसी फॉरेक्स रिजर्व से या फॉरेक्स अर्निंग से इंपोर्ट कर सकते हो जो बेसिकली आपने एक्सपोर्ट करके अर्न किया। तो अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना है तो आपको उसके लिए कुछ एक्सपोर्ट करके जो है अर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इस टाइप के तो जनरल आइडिया ये है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट मेजर है, राइट, सो इफ देर इज एनी इन्वेस्टमेंट मेजर, कोई भी इन्वेस्टमेंट मेजर है जिसका इम्पैक्ट बेसिकली गुड्स के, नॉट सर्विसेज, सर्विसेज नहीं आता इसमें, तो यहाँ पे लेट मी राइट यस, नॉट इंक्लूडेड इन ट्रिम्स, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मेजर
जो गुड्स के ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है। एग्जाम्पल लूकर कंडेंस सोर्सिंग रिक्वायरमेंट, या जो है गुड्स के इंपोर्ट पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दे, ठीक है। तो ऐसे मेजर्स को जो है जो रिस्ट्रिक्ट या डिस्टॉर्ट करते हैं ट्रेड इन गुड्स, याद रखना ट्रेड इन गुड्स दैट आर नॉट अलाउड, और जो अगर हैं तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको थोड़ा टाइम दिया जाता है फॉर ट्रांजिशन, ठीक है। टीबीटी टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, दिस इज टू इंश्योर कि जो बेसिकली अगर कोई चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो दैट शुड बी वेल सही रेगुलेशंस को कंफर्म कर रहा हो, स्टैंडर्ड्स को कंफर्म कर रहा हो, टेस्टेड हो और सर्टिफाइड हो, राइट। बट ये होना चाहिए, बट ऐसे प्रोसीजर्स इतने ज़्यादा कम्बरसम नहीं बना देना चाहिए कि बेसिकली इन प्रोसेस को कम्बरसम बना के आप जो है ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हो इम्पोर्ट के लिए, ठीक है। एंड सी तो इतने भी नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम होना चाहिए कि कंट्रीज के पास राइट है टू अडॉप्ट सच स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो कंट्री के पास राइट है कि भाई कोई चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, so it should be of particular, it should follow our regulations, it should be of particular standards, it should be tested and certified, ये किया जा सकता, बट इसका मिसयूज नहीं किया जा सकता कि भाई इतना हाई स्टैंडर्ड वगैरह वो लगा दिया कि कोई बाहर से चीज इंपोर्ट ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो एंड सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, राइट, एसपीएस एग्रीमेंट ऑन फूड सेफ्टी, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो हर कंट्री जो है ये मेजर्स डाल सकती है, और अगर कुछ इंपोर्ट हो रहा है प्लांट एनिमल वगैरह, तो उसको जो कंट्री ने अपने एसपीएस मेजर्स, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगाए हैं, उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल है, राइट। विद दिस लेट्स लास्ट एस्पेक्ट जो है क्वेश्चन देखो ट्रिम्स का। तो विथ रेफरेंस टू ट्रिम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, बट आई वुड लाइक दैट कि अगर आप माइंड अप्लाई करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट्स में मुझे आंसर बताइए, ठीक है। प्लीज डू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट्स, ठीक है। तो विद दिस वी रैप अप द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर हो गया खत्म। अब जो पार्ट आएगा मोस्टली वो इंडियन इकोनॉमी पे होगा, राइट। इंडियन इकोनॉमी, उसकी प्लानिंग वगैरह, उस फीचर्स पे होगा, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो 4 लेक्चर और ज्यादा इसके बाद एंड वी वुड हैव कंप्लीटेड, तो 20-22 लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बचेगा, वो है करंट अफेयर्स, और जो है करंट अफेयर्स और उसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे, तो वो हम जो है थोड़े से गैप के में करेंगे, ठीक है। सो विद दिस लेट्स रैप अप टुडे, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।